जय हिंद। कैसे हैं आप सभी आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवान। मैं विकास कुमार जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जीके जीएस की वीडियो लेकर के आते हैं, तो उसमें आज इधर ट्विटर कैंपेन की वजह से 3-4 दिन से हम वीडियो नहीं लेकर के आ पा रहे थे, और इस बार जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूं आपके सामने 50 प्रश्न होंगे और सभी आपके लेवल के होंगे और पूरे डिटेल के साथ है ये प्रश्न। मतलब वीडियो लंबा होने का यही एकमात्र कारण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न पहले क्या था, सिर्फ क्वेश्चन और उत्तर बताया था। अभी यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का उत्तर का डिटेल करके बताया जाएगा। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी नौजवान देखते हैं, कि बहुत जल्द जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, जिसमें मैं और अमरजीत सर आपको आर्मी की एग्जाम जो होगी भविष्य में, जब भी हो, अप्रैल में हो, फरवरी, मार्च, जब भी हो, उसकी तैयारी के लिए हम आपको तैयारी करवाएंगे। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग सभी जुड़ेंगे वीडियो से। और आपने जो ट्विटर कैंपेन चलाया था वो काफी बेहतर रहा, बेहतरीन रहा, उम्मीद से ऊपर था। और इसके बारे में आपको डी न्यूज ने बताया होगा, उसके बाद आपको जो है सो चौपाल समाचार ने भी बताया होगा। और जहां तक आपने बात पहुंचानी चाहिए, बात वहां तक पहुंची है, और जल्द ही इसका नतीजा देखने को मिलेगा। और कुछ न्यूज़पेपर की भी हेडलाइन बनी है कि दिन भर ट्रेंड करते रहा आर्मी का मुद्दा। तो आप लोगों ने काफी शानदार दम दिखाया है। कुछ भाइयों ने तो, कुछ स्टूडेंट ने तो अपना आईडी तक ब्लॉक करवा लिया है। उनको दिल से जुनून एकेडमी की ओर से धन्यवाद। तो चलिए हम सेशन शुरू करने से पहले कुछ बताते हैं कि हर किसी को नहीं चढ़ता फौजी बनने का नशा। हर किसी को, ध्यान से सुनेंगे, कि हर किसी को नहीं चढ़ता फौजी बनने का नशा। हर किसी को नहीं चढ़ता फौजी बनने का नशा। जिगरा चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए। हर किसी को नहीं चढ़ता फौजी बनने का नशा, जिगरा चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए। तो समझ रहे हैं, अभी तो ऐसे बच्चे हैं कि 8 बजे सो करके उठते हैं, कहां दम है उनमें आपके जैसा 4 बजे सो करके उठने का। समझ रहे हैं। तो पूरे 50 प्रश्न है इस वीडियो में, और सभी प्रश्न आपको डिटेल के साथ बताए जाएंगे कि किसका क्या है, प्रश्न का मतलब क्या होता है, क्या है, नहीं है, ताकि आपको आसानी हो। और कहीं पे भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आपकी बातों का हमें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता है। कुछ हम सिखाएंगे, कुछ आप सिखाएंगे, तो ऐसे ही चलता है ना। किसी भी उम्र में कोई किसी को सिखा सकता है, इतना आप याद रखिए। कभी कभी आप लोग कुछ ऐसा बात बोलते हैं कि हम लोग सोचते हैं नहीं बच्चा बिल्कुल सही बोला, ये चीज होना चाहिए। आप है तो हम हैं, समझिए, आप है तो हम हैं, ठीक है। हम आपके लिए यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो आप कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए ही हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है पहला, कि स्वतंत्रता सेनानी मक्खी की समस्या। खुदीराम बोस क्या कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी। पहला बहुत ही वीवीआई प्रश्न, समझिए तो, कि स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। ऑप्शन क्या कहता है कि 1905 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1908 ईस्वी और 1983 ईस्वी। ये लाइट थोड़ा नहीं लग रहा है इसमें, यही सही है। तो हम सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 1908 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कारण क्या था कि इन्होंने मुजफ्फरपुर में एक जज थे किंग्सफोर्ड, क्या थे, किंग्सफोर्ड, उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को क्या किया था, बम फेंका था। देखेंगे ध्यान से, इन्होंने, खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज लॉर्ड किंग्सफोर्ड पर क्या किया था, उनके गाड़ी के सामने बम फेंका था। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस बग्गी घोड़ा गाड़ी से वो आने वाले थे, सेम उसी कलर का, उसी तरह का दूसरा बग्गी आ गया,
जिसमें 2 महिलाओं की तत्काल मौत हो गई और लॉर्ड किंग्सफोर्ड उस समय नहीं निकले थे। समझिए, इनके साथ एक और आदमी थे। यह मुजफ्फरपुर की घटना है, मुजफ्फरपुर की क्या है, घटना है। ठीक है, दोनों आदमी 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर से भागकर, दौड़कर, चलकर, कुछ भी साधन से बैनी ओपी जो कहां है पता आपको? ये आपको समस्तीपुर जिले के, जहां ये एकेडमी है, यहां से 5 किलोमीटर दूर पूसा रोड में है। और उसी रेलवे स्टेशन पर ये सो गए, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा पीछा करने के बाद इनको बैनी ओपी पूसा रोड से क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और समझिए, और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में 3:55, कितना, 3:55, 3:55 पर फांसी दे दी गई। हाथ में क्या था, गीता। हाथ में क्या था, गीता। जन्म जो है इनका, जन्म जो है समझिए, जन्म 3 दिसंबर 1889 पश्चिम बंगाल। कहां, पश्चिम बंगाल। पिता त्रिलोकेश्वर नाथ बोस, माता लक्ष्मी प्रिया देवी के घर में हुआ। फिर से सुनिएगा, पिता का क्या नाम था, त्रिलोकेश्वर नाथ बोस, माता लक्ष्मी प्रिया देवी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को, जिनका नाम क्या था, खुदीराम बोस। मात्र 18 वर्ष की आयु में ये नौजवान, मात्र 18 वर्ष की आयु में मात्र 9वीं की पढ़ाई करके छोड़ दिए थे। हाथ में गीता लेकर के देश के लिए क्या किए, सूली पर चढ़ गए, फांसी चढ़ गए। ऐसे वीरों की वजह से ये देश आजाद हुआ है, समझिए। ठीक है, पकड़ाए कहां, समस्तीपुर के पूसा। और इनके देहांत के बाद उस स्टेशन का नाम खुदीराम बोस पूसा पड़ गया, जो आज तक है। समस्तीपुर से आइएगा तो 2 स्टेशन पीछे देखिएगा, नाम है खुदीराम बोस पूसा। ठीक है, तो क्या हुआ इसका उत्तर? इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, कि पके हुए आम में कौन सी विटामिन होती है? पके हुए आम में कौन सी विटामिन होती है? तो देखिए, आम में आपको विटामिन सी भी होता है, ठीक है, खट्टा नहीं लगता आम। लेकिन सबसे अधिक जो मात्रा होती है, सबसे अधिक क्या होती है, विटामिन ए की होती है। क्या होती है? विटामिन ए की। देखिए, आम का जो है सो बहुत सारा वैरायटी है, लंगड़ा, सीतापुरी, समझ रही, सब आम का है। अपने यहाँ सफेद मालदा चलता है ना। लेकिन आम आया कहां से? तो आम जो है वो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, पुर्तगाल के जो व्यापारी थे वो लेकर के यहाँ आए थे। समझिए, पुर्तगाल के व्यापारी के द्वारा आम यहाँ आया था। तो पके हुए आम में मुख्य रूप से जो है वो विटामिन ए पाया जाता है, ऐसे सी भी होता है। समझ गए? कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर सी होता है, ए सबसे अधिक होता है, सी होता है थोड़ी मात्रा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि लोथल, क्या लोथल, इस नाम से समझिए, लोथल किस राज्य में स्थित है?
लोथल जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ दिमाग में आता है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो लोथल जो है ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता। यह वहां का क्या था मालूम? बंदरगाह था। बंदरगाह, बंदरगाह बोलते उस जगह को जहां पनिया जहाज, बड़े बड़े शिप आकर के लगते हैं। समझ रहे? जहां बस लगता है, बस स्टैंड, ट्रेन लगता है, रेलवे स्टेशन, प्लेन लगता है, एयरपोर्ट, और जहां पर पानी वाले जहाज लगते हैं जो पानी में चलते हैं उनको बंदरगाह बोला जाता है। ठीक है, तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। और यह किस नदी? भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और भोगवा नदी कहां है? गुजरात में। तो इस तरह से देखा जाए तो कहां हो जाएगा ये? लोथल जो है वो गुजरात में हो जाएगा। समझे? लोथल कहां होगा? लोथल गुजरात में होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 28 फरवरी, बी में 23 मार्च, सी में 21 अप्रैल और डी में 26 सितंबर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन क्यों? कब के जगह क्यों भी तो हो सकता है, क्यों भी तो हो सकता है। देखिए इसके लिए है कि 28 फरवरी, समझिए 28 फरवरी को सर सीवी रमन का जन्मदिन है। सर सी बी रमन। अब बात है कि सर सीवी रमन कौन है? बात क्या है कि सर सीवी रमन कौन है? ठीक है, तो ये जो है व्यक्ति है ये भारत के एक महान भौतिक शास्त्री थे। समझिए कौन थे? भौतिक शास्त्री जिनको 1930 में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार छोटा मोटा पुरस्कार तो है नहीं, एक विशिष्ट काम होता है, तो अति विशिष्ट होता है, उस काम के लिए दिया जाता है। तो क्या काम था? तो इन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव, ठीक, 1928 में रमन प्रभाव की खोज की। समझ गए? और उनको इस खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार है, जो स्वीडन के द्वारा 1901 में शुरू किया गया था, स्वीडन के द्वारा 1901 में, और भारत में 1913 में आया था सबसे पहले। ठीक है, तो इनको मिला, इनको क्या हुआ? मिला। ठीक है, 1930 में। तब किस खोज के लिए? रमन प्रभाव के लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और 28 फरवरी 1987 से आज तक 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। समझ गए? पूरा डिटेल इनका आ गया। कौन थे, कब, किस चीज की खोज की, कब से शुरू हुआ, नोबेल कब मिला इनको। समझ गए? और पूछ देगा सर सीवी रमन कौन थे? महान भौतिक शास्त्री थे भारत के। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्या कहता है यह प्रश्न कि कान्हा किसली, किसली होगा, किसकी नहीं, कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में है? ऐसे भी आ सकता है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, कान्हा अभयारण्य किस राज्य में है, कुछ भी आ सकता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो देखिए हम सभी जानते हैं एक कान्हा जो है यह मांडला जिला,
मध्य प्रदेश, एमपी। मांडला मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। उत्तर तो आप जान रहे हैं इसका कि आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ तथ्य जानना जरूरी है। जैसे कि हमने अभी कहा कान्हा टाइगर रिजर्व, तो सन 1973 ईस्वी में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1973 में। अब आपसे यह पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1955 ईस्वी में। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ रहा है? 940 किलोमीटर क्या है? वर्ग में ही फैला हुआ है, ठीक है। तो क्या इसका उत्तर हो गया? इसका उत्तर हो गया बी, मध्य प्रदेश। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। उसके बाद 1955 में इसकी स्थापना हुई। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद मांडला मध्य प्रदेश में यह स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। समझ रहे हैं? तो 5 नंबर प्रश्न इस तरह से आपके होते हैं क्लियर। चलिए 6 नंबर प्रश्न है। इसके बारे में आप जानिए कि 2019 के दानापुर आर्मी जीडी एग्जाम में थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था। समझ रहे हैं? प्रश्न क्या देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1896, 1901, 1191 या 1923। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 2 व्यक्ति के बीच में हुआ था। और हुआ कब था? वो 1191। क्या होगा? 1191। किनके किनके बीच हुआ सो देखिए। यह हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली का राजा। और उसमें जीत जो हुई थी, इसमें ये जीत जो हुई थी, ये जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। क्षत्रिय थे, माफ करना जानते थे, इसने माफी किया, इन्होंने माफ कर दिया। सबसे बड़ी गलती। उसके बाद सन 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। सेम दोनों आदमी, जगह सेम, लेकिन रिजल्ट उल्टा। जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था, उसने धोखा दिया और जीत हुई पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की। हार हुई पृथ्वीराज चौहान की। बंदी बना करके इसे अपना देश ले जाया गया। हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं। उसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। लेखक चंद्रवरदाई है, जो कि जो कि प्रधानमंत्री थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। बाकी आगे घटना पता ही होगा आपको। 8 बांस, ऐसे नहीं है, ऐसा है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान, ताव पर सुल्तान है मत चूको चौहान। सुना है आपने? छोटा सा कहानी है, मैं सुना देता हूं कि जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ले जाया गया और इनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। दोनों आंखें क्या कर दी? फोड़ दी गई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है निशब्द भेदी बात जानते थे, मतलब आवाज पर जो है तीर चला सकते थे। इनका वफादार, देखिए अगर गद्दार होता है तो वफादार भी होता है। इनका वफादार चंद्रवरदाई,
जो पृथ्वीराज रासो की रचना की। गए मोहम्मद गोरी के घर, कहा कि आप उनको मार के कोई फायदा नहीं है, उनके पास एक ऐसा विद्या है जो आप अगर सीख जाओगे तो काम आएगा। बोला ऐसा हो नहीं सकता कि बिना आंख के कोई तीर चला सके। बोला ठीक है, सबके सामने मौका दिया जाए, लेकिन वो है राजा, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक यह तीर नहीं चलाएंगे। और दूरी का अंदाजा नहीं था इनको। उस पर उनके सेना प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल प्रधान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। आप बता दिए 4 बास 24 गज अंगुल प्रधान प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। वहां से बोले तीर चलाओ, एक बार घूमे और तीर मार दिए, सीधे आंख में जाके लगा, वही मृत्यु हो गई। उसके बाद चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को मारा है, पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई को मारा था। ऐसे वीर थे उस समय में, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय युद्ध की कहानी पता चल गया कि प्रथम युद्ध 1191 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते, द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान थे वो। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना, सही है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? जानते सब लोग हैं कि यह नर्मदा नदी होगा, लेकिन थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। हम सभी जानते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। तो निकलती तो यहां से है, गिरती कहां जाके है? तो गिरती है यार खंभात की खाड़ी में, गिरती है खंभात की खाड़ी में, ठीक। कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। समझिए, खंभात की कहां गिरती है? खाड़ी में गिरती है। अब इसमें देखते हैं, इस पर ये जो बांध है सरदार सरोवर, ये 133 मीटर ऊंचा, ये है ऊपर से, सॉरी 138 होगा, 33 नहीं होगा, 38 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और नींव सहित मतलब जड़ से देखा जाए तो 163 मीटर ऊंचा, क्या हो जाएगा? 163 मीटर ऊंचा। 1312 किलोमीटर की यह नदी है, 1312 किलोमीटर की नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, 5वीं सबसे बड़ी नदी, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। कितने राज्य? 4 राज्य इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। और यह नदी जो है 1210 मीटर, 1210 मीटर क्या है? लंबी है। 1210 मीटर क्या है? लंबी है। समझिए, सरदार सरोवर परियोजना जो है, सरदार सरोवर परियोजना जो है, ठीक है, यह जो है आपको अमरकंटक से निकलती है, खंभात की गाड़ी में गिरती है, 138 मीटर ऊंची है, नींव सहित 163 मीटर, 1210 मीटर लंबी है। 1312 किलोमीटर इसकी क्या है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे 5वीं बड़ी नदी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और इस नदी पर 30 बांध बने हुए हैं। इस नदी पर क्या है? 30 बांध बने हुए हैं, 30 बांध, समझ गए। तो इस तरह से यह नदी सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है, जो कि गुजरात की जीवन रेखा भी कहलाती है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है, मतलब खड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता का प्रतिमा जो है इसी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 8वां क्या कहता? हाई डेस्पीज युद्ध किस नदी के पर लड़ा गया था? बहुत बेहतरीन है। हाई डेस्पीज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो नर्मदा, ताप्ती, रावी और झेलम। छोटा सा कहानी, ऐसे उत्तर बता देता हूं मैं, इसका झेलम होगा। पोरस और सिकंदर
सब लोग जानते हैं विश्व विजेता सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस की हार हो गई थी, लेकिन इसकी वीरता ने सिकंदर को क्या किया, प्रभावित कर दिया और पूर्ण रूप से नहीं हार हुई थी उसके बाद। लेकिन सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है, इस युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है और यहीं पर उसका विश्व विजेता बनने का सपना टूट गया। किसका? सिकंदर का विश्व विजेता बनने का सपना क्या हो गया? टूट गया। सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? मालूम? बेबोलीन में। बेबोलीन में इसकी मृत्यु हो गई। बेबोलीन में इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर का सेनापति सेलूकस निकेटर, सेलूकस निकेटर, याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? झेलम नदी के किनारे। अगला है कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? फलों का तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में क्या होगा? केसर। केरल में क्या होगा? इलायची। कर्नाटक में क्या होगा? सुपारी, कॉफी, है ना। तो सबसे अधिक मसाला अगर कहीं होता है, सबसे अधिक मसाला तो कहां होता है? केरल में होता है। कहां हो जाएगा? इलायची, केरल में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के कितने कमान होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू, ध्यान देंगे। भारतीय नौसेना के कितने कमान हैं? 2, 3, 4, 5। तो 1, 2 और 3, ये 3 कमान होगा। पहला पूर्वी विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम कहा है? आंध्र प्रदेश। दूसरा पश्चिमी, ये कहां है? मुंबई, महाराष्ट्र। तीसरा दक्षिणी, दक्षिणी कहां हो जाएगा? कोच्चि, केरल। कोच्चि, केरल। देखिए भारतीय नौसेना जो है 400 वर्षों से भारत की सेवा कर रही है। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को एडमिरल हरि कुमार, एडमिरल हरि कुमार नए नौसेना अध्यक्ष बने हैं। नौसेना अध्यक्ष के पद को एडमिरल से डिनोट किया जाता है, सबसे बड़े अधिकारी को एडमिरल से। ऐसे 1946 में नौसेना विद्रोह भी हुआ था, समझ रहे हैं? 1946 में एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के अभी क्या है? सबसे बड़े अधिकारी हैं। इससे पहले थे एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, भारतीय नौसेना कितने कमान है? तो पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान, 3 कमान। कमान सब एक ही है। ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार अभी नौसेना अध्यक्ष है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थोड़ा समय ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल करके बता रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो। कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर थोड़ा डिटेल बताइए। ठीक है, चल भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्या है भाई? 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया?
ठीक है। सती प्रथा के विरुद्ध समझिए, 4 ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि 4 ऑप्शन है। और सती प्रथा समझिए पहले क्या है। तो सती प्रथा जो क्या था कि ये एक कुप्रथा थी हमारे समाज की, कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे शादी होता है, पति पत्नी है, अगर कोई स्त्री का पति का देहांत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके अंतिम क्रियाक्रम के साथ साथ समझिए उसकी पत्नी को भी उसी के चिता पे बैठा के उसको क्या के जला दिया जाता था। पति अगर गुजर गया तो पत्नी को भी साथ में मरना पड़ता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो कितनी बड़ी कुप्रथा है ये, समझिए। तो ऐसा भी होना चाहिए कि अगर कोई पत्नी मर जाता तो साथ में पति को भी जला देता था, ऐसा नहीं था। पुरुष प्रधान समाज है यह। तो यह एक कुप्रथा थी, बहुत सारी कुप्रथाएं थी। बाल विवाह, विधवा बाल विवाह सबसे बड़ी कुप्रथा थी। डायन भी उस समय चलता था। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किसने, राजा राम मोहन राय ने इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और इसको क्या किया, खत्म करवाया। अंग्रेज सरकार ने इसको खत्म कर दिया। ठीक, दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, कौन थे, गुरु थे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा बउआ लोग, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, देख लो, ए नंबर ऑप्शन इज द बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। रोजर फेडरर जो है यह स्विट्जरलैंड के है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन 4 पोलो, टेनिस, शूटिंग और हॉकी। तो रोजर फेडरर का संबंध जो है यह टेनिस से है। किससे है, टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और कहां के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 13 नंबर है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, मतलब इंग्लैंड में क्या चलता है। समझिए, इंग्लैंड में क्या चलता है, ये तो हो जाएगा जापान का। क्या के बारे में आप लोग बता देंगे। ठीक है, वो कहीं का मुद्रा नहीं है, पाउंड। इंग्लैंड का मुद्रा क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। तो 1 रुपया बराबर कितना पाउंड, सॉरी 1 पाउंड बराबर कितना रुपया, 1 पाउंड बराबर कितना रुपया, तो 100.6 रुपया। मतलब इंग्लैंड का कोई व्यक्ति अगर 1 रुपया इंडिया में लेके आएगा तो 106 रुपया में भजेगा। हम 106 रुपया लेके जाएंगे, समझिए, तो वहां 1 रुपया देगा। ई वैल्यू है, समझ रहे हैं, ई है अपना अर्थव्यवस्था। बाकी जो तनी मनी ठीक था, भर्ती को बंद कर दिया। देखिए, हमको तो लग रहा है कि इस सारा भर्ती को रोक के इस सरकारी 5 किलो अनाज बांटने पे उतर गया है। ये जो फ्री में जो सबको राशन दे दे के वोट लेता है, कहां से, यही ना सारा भर्ती रोक करके पैसा जो है सो खर्च नहीं कर रहा है, सब जो है फ्री का पब्लिक को आदत लगा दिया है।
समझिए। तो इंग्लैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी, पाउंड हो जाएगी, और 1 पाउंड बराबर 100.6 रुपया। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? पेरिस कहां है? तो फ्रांस में है। एफिल टावर भी पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, बी नीदरलैंड, सी हॉलैंड और डी थाईलैंड। तो क्या होगा उत्तर? जवाब दीजिए आप लोग, हम बताते हैं। थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाई बाट चलता है यहां पे, थाई बाट। क्या चलता है? थाई बाट चलता है। पुराना नाम क्या है इसका? श्यामा देश। श्यामा देश। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है? श्यामा देश। बैंकॉक इसकी राजधानी है, और मुद्रा में क्या हो जाएगा? थाई बाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाई बाट। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहां है? आसियान में कितने सदस्य देश है? तो 10 सदस्य है, ठीक। चलिए, ऑप्शन ए वियना, जकार्ता, जेनेवा और मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। फिलीपींस की। जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। वियना ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया न कि ऑस्ट्रेलिया। और जकार्ता इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है। तो आसियान का मुख्यालय कहां हो जाएगा? जकार्ता में। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या? राइट आंसर। आसियान की स्थापना कब हुई थी? यह भी जान लीजिए, 8 अगस्त 1967 को, 1967, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके टोटल सदस्य देशों की संख्या 10। जकार्ता इसकी राजधानी है। कहां है? आसियान का मुख्यालय कहां है? जकार्ता। देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए, अगला प्रश्न है, सोलह नंबर प्रश्न है कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन ए पोलो, बी में हॉकी, सी में बैडमिंटन, डी में क्या हो जाएगा? टेनिस, ठीक। पोलो में 4 खिलाड़ी, हॉकी में 11, बैडमिंटन में 1 या 2, टेनिस में 1 या 2। तो इस खेल का संबंध जो है किससे है? इस शब्द का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। क्या हो जाएगा? टेनिस। चलिए, अगला 17 नंबर क्या कहता है कि अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू किया गया? अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू किया गया? तो ऑप्शन आएगा 1951, 1959, 1961, 1965। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में कृष्णा दास तीरंदाजी 15 लाख रुपया और अर्जुन जी का प्रतिमा, अर्जुन का प्रतिमा
ठीक है। समझिए अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू किया गया, तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से देना शुरू किया गया है। सबसे पहले कृष्णा दास को मिला था तीरंदाजी के लिए 15 लाख रुपया, और अर्जुन का जो है अर्जुन जो कि गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था, पांडव का पुत्र था, पांडु महाराज पांडु का पुत्र था। 5 पुत्र थे महाराज पांडु के, उनमें कौन थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन 5 थे। गांडीवधारी अर्जुन कहा जाता है उनको। तो उनका एक प्रतिमा 15 लाख रुपया दिया जाता है 1961 ईस्वी से। और सबसे पहले मिला था किसको, तीरंदाजी के लिए कृष्णा दास को। ठीक है, समझ गए हैं अच्छे तरह से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है, तो डेंगू ज्वर होता है वो आपको किसके द्वारा, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। क्या हो जाएगा, डेंगू ज्वर आपको विषाणु के द्वारा होता है। समझ लीजिए डेंगू ज्वर विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आ गया कि चलिए बहुत बढ़िया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था, तो ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड वेबल। तो सबसे पहले जानते शुरू कब हुआ गया था, तो 8 अगस्त 1942। नेता महात्मा गांधी। नारा करो या मरो। ठीक, इसको भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम का जो है अंतिम लड़ाई भी कहा जाता है। अगस्त की क्रांति भी इसको कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, नाम क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन भारत छोड़ो, तो अंग्रेज भारत छोड़ो। और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ये अंतिम, इसके मुख्य नेता कौन थे, तो पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 को यह क्रांति शुरू हुआ था। ठीक है, और इस क्रांति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो इसके उत्तर क्या निकल के आता है, 19 का आता है सी नंबर की लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय भारत के वायसराय जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है 20 नंबर आ गया कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, यूसुफ बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद बाबर या सिर्फ बाबर। तो देखिए सबसे पहले आप बाबर के बारे में थोड़ा जानिए कि 14 फरवरी, समझिए 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483 उज्बेकिस्तान, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख तैमूर एवं चंगेज के वंशज, चंगेज खा के कहते हैं वंशज, तैमूर एवं चंगेज खा के वंशज के। समझिए बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान में हुआ था, फरगना नामक जगह में, जहां एक कबीले के सरदार थे उमर शेख मिर्जा, पिता का नाम हो गया। यह तैमूर और चंगेज खां के वंशज माने जाते हैं। समझिए तैमूर और चंगेज खां के वंशज माने जाते हैं। मूवियान नामक एक पद्धति है, मूवियान नामक एक पद्धति का जन्मदाता बाबर को माना गया है। इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम है, जहीरुद्दीन बाबर।
1519 से लेकर के 1519 से लेकर के 1526 तक 5 बार भारत पर आक्रमण किया। 5 बार भारत पर आक्रमण, ठीक। 5वां बार में सफल हुआ। तोप खाने का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने ही किया था भारत में, तोप खाने का सबसे पहला उद्योग। 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई, 1527 में खानवा का लड़ाई, 1528 में चंदेरी का लड़ाई, 1529 में घग्गर का लड़ाई, चारों लड़ाई जीता। और 1530 ईस्वी को इसका देहांत हो गया। क्या हो गया? 1530 ईस्वी को इसका देहांत हो गया। तो बाबर ही है मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। नोट कर लीजिए आप लोग। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन बाबर। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान उमर शेख मिर्जा फरगना में इसका जन्म हुआ। तैमूर एवं चंगेज खां के वंशज। मुबियान नामक पद्धति का जो जन्मदाता। 1519 से 1526 के बीच 5 बार भारत पर आक्रमण किया। 26 में सफल हुआ। 26 में पानीपत का युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 ईस्वी में इसने राणा सांगा को हराया। उसके बाद जो है 1528 में मेदिनी राय को हराया और 29 में जो है घग्गर का युद्ध हुआ, ठीक है। और 30 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं बना शासक और लंबे समय तक मुगल वंश का भारत में प्रभाव रहा। और एक बात है कि मुगल वंश भारत में लुटेरा बन के नहीं आया था लुटेरा बन के, लेकिन इसने भारत को लूटा नहीं, ठीक है। और उसका वंश भी यहीं समाप्त हुआ। और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, ठीक है। बाबर का समाधि स्थल आपको मकबरा कहिएगा, वो आपको पहले दिल्ली में था और उसके बाद वहां से हटा करके इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसको ले जाया जाए कहां, तो काबुल में ही इसकी समाधि स्थल है अभी वर्तमान में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? अलकनंदा, कावेरी, सतलज या भागीरथी नदी? तो हम सभी लोग जानते हैं, समझिए, कि टिहरी बांध के निर्माण का कार्य जो है मंजूरी मिला था 1972 में। मंजूरी प्रारंभ कब हुआ ये देखिए, मंजूरी 72 में मिला और 78 में क्या हुआ? 1978 में कार्य प्रारंभ हो गया और 2006 में बिजली पैदा करने लगा यह बांध। बिजली पैदा क्या हुआ? 2006 में बिजली पैदा 260.5 मीटर, 260.5 मीटर का है यह बांध। समझ रहा है क्या है? 260.5 मीटर का है यह बांध, जो कि उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है। कहां है? उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड के भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो भाखड़ा नांगल बांध। सबसे लंबा पूछा जाए तो हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा में। सबसे ऊंचा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। 260.5 मीटर ऊंचा है यह बांध। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? चलिए ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, मनीला, वाशिंगटन डीसी? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, समझिए, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में अमेरिका के
वाशिंगटन डीसी क्या है? वाशिंगटन डीसी 100 अभी वर्तमान में 189 सदस्य देश है। 189 क्या? IBRD भी बोला जाता है इसको, IBRD इंटरनेशनल, देखिए यह ना अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रीडेवलपमेंट होगा इसका मतलब, समझ रहा है? विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? इसका अन्य नाम है, यह अन्य क्या है? नाम है 1945 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना हुई थी। 189 देश इसके सदस्य है, समझ रहे हैं? अगला 23 का क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो देखिए तरंगदैर्घ्य का अगर बात कर दिया है तो इसका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य तो लाल ही होगा, अगर प्रकीर्णन का बात कर देता तो बैंगनी हो जाता। समझिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका? लाल का। और प्रकीर्णन किसका होगा? बैंगनी का। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण जो कि सूर्य की रोशनी में होता है, याद रखेंगे सूर्य की रोशनी में होता है, मतलब दिन में। ये भोजन, ये पौधे का क्या है? पौधों का खाना बनाने की प्रक्रिया है। समझिए पौधे के खाने बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जो कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ही संभव है। समझ रहे हैं? और इसमें लाल रंग का सबसे अधिक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, आगे है 24 नंबर क्या कहता है कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कंस, फिमिलिस, बोस इंडिकस, मस्का डेमोस्टिका या राना टिग्रिना। देखिए ये तो हो गया गाय का, ये तो हो गया मेढक का, और मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम पर जोर दे रहा है आजकल। इससे पहले चाय का पूछा था, कैमेलिया सीनेसिस होता है चाय के पत्ती का, चाय का पूछा था कि चाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? कैमेलिया सीनेसिस चाय का वैज्ञानिक नाम होता है। बोस इंडिकस गाय का, राना टिग्रिना मेढक का, और मस्का डेमोस्टिका यह होता है मक्खी का। मानव का क्या होता है? होमोसेपियन। मानव का क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस होता है किसका? बाघ का। पावोक्रिस्टस किसका होता है? मोर का। समझ रहे हैं? यही सब पूछता है ऑप्शन आर्मी में। आओ ऑप्शन नंबर सी मस्का डोमेस्टिका इज द राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है कि नाजीवाद का स्थापना किसने किया? नाजीवादी कौन था? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, ओलिवर क्रोमवेल, एडोल्फ हिटलर या बिस्मार्क जर्मनी का, सॉरी रूस का आधुनिक निर्माता था। यह रूस का आधुनिक निर्माता, रूस का आधुनिक निर्माता। देखिए नाजीवादी जो था वो था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, कौन था? एडोल्फ हिटलर क्या था? नाजीवादी था, जिसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था? जर्मनी का चांसलर था। या कौन था? जर्मनी का चांसलर, या जर्मनी का चांसलर था, चांसलर।
ये चिन्ह जो होता है ये हिंदू में होता है स्वास्तिक। एडोल्फ हिटलर का जो है निशान जो था वो स्वास्तिक था। इसके युद्ध में जो देखिएगा जितने भी झंडे थे, जितने भी इनका झंडा था, लाल रंग के झंडा पे यही स्वास्तिक बना हुआ था। क्या था? स्वास्तिक बना हुआ था। ठीक है, तो एडोल्फ हिटलर जो है वो एक नाजीवादी था। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 26 का क्या कहता है कि पृथ्वीराज रासो लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री चंदवरदाई जो है वो आपको पृथ्वीराज रासो का क्या है? लेखक है। ठीक है, चलिए बी नंबर इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अंतिम मराठा पेशवा कौन था? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, माधव नारायण द्वितीय, बाजीराव द्वितीय या नारायण राव। तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यह थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। चिड़िया नाले बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम तहावा, जिनका जन्म बिहार राज्य की राजधानी पटना के पटना साहब में हुई थी और मृत्यु इनकी समाधि स्थल जो बनी हुई है वो बनी हुई आपको पंजाब के नांदेड़ में। सिख धर्म से संबंधित था इनका। सिख धर्म के 10वें गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक हो गए वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के भगवान आप कहिए गुरु नानक देव है, जिनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ है। कहां? पाकिस्तान के तलवंडी में ननकाना साहिब में बना वहां पे। ठीक है, और 10 गुरु हुए। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, 10 में थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने क्या की? खालसा पंथ की स्थापना। ठीक, और ये तो पहले हो गए। और अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? यह थे बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की? तो ऑप्शन है 1849, 1867, 1875, 1897। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1867 मुंबई में आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे। आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की क्या की? स्थापना की। क्लियर? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर का होता है? दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई ऑप्शन है 9.46 × 10⁻10 किलोमीटर। नहीं होगा ये। 9.46 × 10⁻11 किलोमीटर ये भी नहीं होगा। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। तो ये तो हो गया किलोमीटर में। अगर यह मीटर में पूछे तो होगा 9
0.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 95 खरब किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 95 खरब किलोमीटर। खगोलीय दूरी मापने का यह समझे, खगोलीय दूरी मापा जा प्रकाश वर्ष से, और दूरी को मापने का इससे बड़ा इकाई कोई नहीं है। समझ रहा है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 95 खरब किलोमीटर। समझिए, समझ रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य विलय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था? राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड रिपन। पहले समझिए कि राज्य विलय नीति क्या था। इसका दूसरा नाम है राज्य की हड़प नीति। अंग्रेज तो धूर्त था जन्म से, पता होगा आपको। तो ये लोग क्या किया था, देखिए ये लोग क्या किया कि भारत के, हम सभी जानते हैं 550 के आसपास देशी रियासतें थी, छोटी छोटी। तो एक नीति चलाया था डलहौजी, बहुत दूर था ये डलहौजी, समझे, कि जिस भी राजा का अपना बच्चा नहीं होगा वो दूसरे, तो क्या करते थे, अपना बच्चा नहीं था किसी को गोद लेकर के राजा बनाते थे। तो उनके राज्य को अंग्रेज शासन अपने राज्य में मिला लेगा, समझिए। और ऐसे बहुत से राज थे जिनका अपना कोई वारिस नहीं था, वो गोद लेकर के उसको राजा बना देते थे बचपन में, ठीक है, बाद में वो राज करता था। राज्य हड़प नीति इसी को कहते, राज्य को हड़पने का ही नया नियम था। समझ रहे हैं? इस तरह से झांसी, सबसे पहले सतारा, झांसी, नागपुर, ऐसे बहुत से राज थे जिसको क्या किया था, मिला लिया था। और लॉर्ड कैनिंग कौन था मालूम है? 1857 की क्रांति के समय यही था गवर्नर, समझे। तो लॉर्ड डलहौजी इसका उत्तर हो जाएगा सही, लेकिन डलहौजी के शासन में ही रेल चला। क्या चला? रेल इसी के शासन में चला 1853 में, ठीक। डाक सेवा, तार सेवा, ये सब इसी के शासनकाल में चला। यही गवर्नर था जब ये सब शुरू किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्या कहता है कि मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? नई दिल्ली में। और 1875 ईस्वी 1875 ईस्वी मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई?
कि 1875 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। इससे पहले भी हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन उसका कभी राजधानी कोलकाता में था, कभी शिमला चला जाता था, लेकिन मूल रूप से नई दिल्ली में मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, मुख्यालय बनाया गया 1875 में। और विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का स्थापना 1950 में हुआ, विश्व मौसम अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और भारत में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, या क्वेश्चन आया हुआ भी है, 1875 में इसका क्या हुआ, तो इसका मुख्यालय जो है यह आपको है नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में, समझ गए। ये क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पहले पूछा हुआ भी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो देखिए ये है सूर्य। सूर्य के बाद कौन होगा? बुध होगा। बुध के बाद कौन होगा? शुक्र होगा। शुक्र के बाद कौन होगा? पृथ्वी होगा। पृथ्वी के बाद कौन होगा? मंगल। तो सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह हुआ? वो हो गया बुध आपका। लेकिन सबसे गर्म बुध नहीं है, सबसे गर्म हो जाएगा शुक्र, समझ रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। अब चलते 33 नंबर की ओर। चलिए, हम प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक वीडियो में आपके लिए HW लाते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, पता है आपको, ठीक। तो हम जो है इस प्रश्न का आपसे उत्तर चाहते हैं और इसका उत्तर आप बताएंगे। हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे कि ब्लाइटर रोग किससे संबंधित है। ब्लाइटर रोग, ब्लाइटर रोग धान, गेहूं, कपास या तिलहन। धान, गेहूं, कपास या तिलहन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 34 का विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? देखिए, विटामिन का आविष्कार तो फंक किया था, नामकरण किया था फंक, समझ लीजिए, इसका नहीं, विटामिन का, ठीक है। और विटामिन ए का कौन हो जाएगा? विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? फंक, होलकट, मैकुलन, हॉकिंस। तो क्या हो जाएगा इसका? 1912 से 1914 के बीच, 1912 से 1914 के बीच मैकुलन ने विटामिन ए का क्या किया? खोज किया। मैकुलन ने विटामिन ए का क्या किया? खोज किया। किसने? मैकुलन ने विटामिन ए का खोज किया। कब? 1912 से 1914 के बीच में, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर, 35 नंबर, कि जल कितने केल्विन पर जमता है? 100, 212, 273 या 310? 100, 212, 273 या 310? तो देखिए, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। केल्विन हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? जम जाता है, ठीक, समझ गए। इसको निकालने का फार्मूला केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, यह है इसका क्या? फार्मूला, फार्मूला। अब मान पुट करना होगा आपको, मान से पुट कीजिए, कहानी खत्म। चलिए, केल्विन बराबर सेल्सियस कितना? 0 डिग्री प्लस 273। केल्विन बराबर कितना निकला? 273। ये आपका आ गया उत्तर, आंसर।
याद कर लीजिएगा। तो 273 हो गया उत्तर कि जल कितने केल्विन पर जमता है, 273 डिग्री पर जम जाता है, सॉरी 273 केल्विन पर जम जाता है। समझ गए? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का यही फार्मूला होता है। समझ गए? क्या होगा उत्तर? 273। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्केन का, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। तो एल्काइन का होता है एल्काइन, CnH2n-2। एल्कीन और एल्केन हो गया। एल्कीन CnH2n क्या हो जाएगा? एल्कीन। हमसे पूछा एल्केन का, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, ये हो जाएगा उत्तर। और नीचे है CnH2n-2 मतलब एल्काइन। सबसे बड़ा वाला क्या होगा? माइनस में, जिसमें न लगल होगा, जिसमें आकार उकार में लगल होगा वो हो जाएगा एल्कीन, और जिसमें एकार लगल होगा क्या हो जाएगा? एल्केन+2। राइट आंसर CnH2n+2 एल्केन हो जाएगा, बिल्कुल सही। समझ गए आप लोग? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। साइंटिस्ट का कहता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके संबंधित है? राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? सैंतीस नंबर कहता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो 12 जनवरी, शाबाश, ध्यान दीजिएगा आप लोग की, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा तेजी लाते हैं, वीडियो में लंबा हो गया थोड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? 2010, 2000, 1999 या 2001? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और भारत का 2.42% हिस्सा इसके पास है भूमि का। समझ गए? 100% में से 2.42%, 79,714 किलोमीटर, 79,714 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है, स्वर्ण रेखा। रांची इसका क्या है? राजधानी। सबसे अधिक जो है संसाधन इसी राज्य में निकलता है। जादूगोरा जो यूरेनियम का खान भी यहीं पे है, झरिया धनबाद कोयला भंडार भी यहीं है, दुर्गापुर स्टील भी यहीं है, बोकारो सिटी भी यहीं है झारखंड में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, सॉरी। ठीक है, लगभग जितने भी संसाधन है भारत सरकार के पास जो बिहार में थे सब यहीं चले गए हैं। समझ गए? तो देख लिए झारखंड का जो है सो गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को याद रखेंगे। 2.42% हिस्सा भूमि का इसके पास है। 79,714 किलोमीटर जो है यह वर्ग क्षेत्र पर रखे हुआ है। जमशेदपुर सबसे बड़ी इसकी जो है शहर है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। रांची इसकी क्या है? राजधानी। ठीक, चलिए, लक्षद्वीप की भाषा क्या है?
लक्षद्वीप एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है यह। 32.69 किलोमीटर मात्र है। 32.69 किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। सबसे छोटा राज्य है यह। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा राज्य यही है। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी, तो इसका जो है राजभाषा है वो कन्नड़ है, सॉरी मलयालम है। क्या है? मलयालम है। इसकी राजधानी कहां है? कवारती। कवारती, कवारती। इस लक्षद्वीप का मतलब होता है लाखों द्वीप का समूह, हिंदी में पढ़ेंगे तो। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि 1905 ईस्वी में, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का क्या? विभाजन किया गया। लेकिन विरोध जो हुआ 1908 में, जो बंग भंग आंदोलन हुआ, बंग भंग, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसको मजबूरन रद्द करना पड़ गया। समझ गए? तो ये है इसका कहानी। बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया। 1908 में बंग भंग आंदोलन हुआ, जिसके बाद 1911 में स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं इसको। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको क्या किया? रद्द कर दिया। तो उत्तर नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 41, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को मनाया था। 1946 में इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क के, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भुखमरी का आ गया, बच्चे मरने लगे, पढ़ाई नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था। इन सबों को देखते हुए एक संस्था की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व भर में जो बच्चे हैं, जो भुखमरी के शिकार हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, उन सबों को जो क्या करना है, सबको ये मुहैया कराते हैं यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अभी रात के 11 बज रहे हैं। देखिए इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। अगला, चलिए बहुत बढ़िया। प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? थोड़ा सा लंबाई जाएगा, याद रखिएगा। परमवीर चक्र भारत का वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक, क्या वीरता का सबसे बड़ा क्या है? पुरस्कार। 26 जनवरी 1950 को गठन, 1950 को 21 व्यक्ति को मिला आज तक, 14 को मरणोपरांत, 14 क्या? मरणोपरांत। ठीक, इसका कहानी क्या है कि 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसी के 4 दिन बाद 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत को यह सौंप दिया कि आप अब फरिया लीजिए, हमारे बस का बात नहीं है। उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में भारतीय सेना कश्मीर में डटी
और कश्मीर में जो एयरपोर्ट था उस समय में, क्या था एयरपोर्ट, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा को। और कवालियों द्वारा जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया था